O my dear, forget your fear. O my dear, forget your fear. Let all your dream be fulfilled and clear. Never put tear, please hear. Never put tear, please hear. I want to tell one thing in your lovely ear. I want to tell one thing in your lovely ear. Because after watching today's class, because after watching today's class, you will be very happy and sincere. You will be very happy and sincere. नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया रोज़ की तरह आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडीज रूम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। यह जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, या इसको बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेज। यह क्लास नाइन टेंथ 11th और उसके बाद बीए एमए के साथ साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब में बार बार पूछा जाता है। तो यह टॉपिक जो होता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बीच में लाया जाए। तो इसी क्रम में मैंने क्लास 10th की जो पोयम है एमेंडा, उसमें जो कुछ पोएटिक डिवाइसेज अर्थात फिगर ऑफ स्पीच, अगर मैं आपकी शब्दों में कहूँ, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार आपको पता है, जब हम किसी बात को बहुत ही खूबसूरत ढंग से या उसको प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो जिससे कि उसका भाव बढ़ जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है, तो वहाँ पर अलंकार का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, तूने किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। तो देखिए इस पंक्तियों के द्वारा कितना अच्छा वर्णन किया गया है। तो इसे ही अलंकार कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में काफ़ी समानताएं हैं और बहुत सारे अलंकार यूज किए जाते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं सीधे सीधे आपको दोनों भाषाओं का अलंकार सिखाऊंगा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी। तो सभी बच्चे जो 9th और 10th 11th 12th हैं वो इनको ध्यान दें, आपकी पोयम में ढूंढें कि यह कौन सा अलंकार आपकी किस बुक में है, तो किस पोयम में कौन सा अलंकार यूज किया गया है। तो देखते हैं पहला अलंकार जो है एलिट्रेशन, जिसको कि अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है। तो जो अनुप्रास अलंकार है, हिंदी में आपको पता है कि किसी भी पोयम का, किसी भी पंक्ति का, किसी भी कविता का जो पहला पहला अक्षर अगर रिपीट हो रहा है, पहला पहला अक्षर मैंने बोला हिंदी में, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, तो वर्ड रिपीट हो रहा है। ऐसे ही रघुपति, राघव, राजा, राम, रॉ वर्ड रिपीट हो रहा है। या हम कहें चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो चौ वर्ड रिपीट हो रहा है, चौ लेटर रिपीट हो रहा है। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब जब किसी पंक्ति में पहला पहला अक्षर बार बार आता है, पुनरावृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा में भी सेम बात है, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट का अंतर है कि जब एलिट्रेशन होता है तो यहाँ पर व्यंजन साउंड आनी चाहिए। व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट CON कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए। लेकिन ध्यान देना है कि जब भी अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट या साउंड की बात हो तो आपने अंग्रेजी के वॉवेल और साउंड को नहीं देखना है, अंग्रेजी के वावल और कॉन्सोनेंट साउंड को नहीं देखना है, बल्कि हिंदी के वावल और हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है। जैसे हिंदी में वावल होते हैं स्वर, मतलब कि अ से लेकर आओ तक, मतलब कितने होते हैं, टोटल 11 स्वर होते हैं। और वैसे ही क से लेकर ज्यों तक जितने भी व्यंजन होते हैं इनको व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी अंग्रेजी में ध्वनि की बात आएगी आपने हिंदी के स्वरों का उच्चारण देखना है। तो अगर जब हम अनुप्रास अलंकार ढूंढेंगे, देखेंगे कि पहला पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर 3 डेफिनेशन लिखी हैं और समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ सिंपल शब्दों में। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली वर्ड। मतलब अगर पोयम के पहले पहले अक्षर में कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट का मतलब क से लेकर ज्यों तक के साउंड आना चाहिए हिंदी भाषा का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे एमेंडा पोयम है, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार यूज हुआ है, देखते हैं। एक तो एलिट्रेशन है, कैसे देखते हैं हम यहाँ पर। पहला स्टेंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप द स्लाउचिंग, सिट स्ट्रेट। तो स्टॉप, स्टॉप आधा सौ, स्लाउचिंग 100,
सीट में 100, स्ट्रेट में 100। तो 100 ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ये लेटर रिपीट हो रहा है। यह हिंदी का व्यंजन है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, एमेंडा पोयम में जो पहला स्टेंजे की थर्ड लाइन है, इसमें एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन के कुछ और एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे बबली बिल्ट अ बिग होम। देखो बबली में हिंदी में देखना है, पहला अक्षर बबली बॉ, बिल्ड में बॉ और बिग में बॉ। तो ये हिंदी का कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। नाइन्थ एग्जांपल, पिक्चर परफेक्ट, पी से पॉ और परफेक्ट में पॉ। तो सिंपल्स है कि जिस भी अलंकार में, जिस भी पंक्ति में अगर पहला पहला अक्षर अंग्रेजी भाषा के में, अंग्रेजी में अगर वो सेंटेंस लिखा है तो उसका कॉन्सोनेंट साउंड होगा। साउंड मतलब आवाज़, और कॉन्सोनेंट कौन सा, हिंदी भाषा का आवाज़ होनी चाहिए। अंग्रेजी का काउंट नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजी में एक्सेप्शन बहुत होते हैं। जैसे देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, फोर, माई डियर। माई डियर, डियर इज़ डियर। देखिए डियर, दो डियर यूज हुए हैं। मैं डियर, डियर मतलब डियर सर वाला, मेरा प्रिय। और ये डियर, डियर मतलब हिरन, मतलब मेरा प्रिय हिरन इज़ डियर। और ये क्या है, बहुत, डियर मतलब महंगा, कॉस्टली। तो DEAR, डियर जो सर होता है, इसी को डियर मतलब महंगा भी होता है, इसकी स्पेलिंग एक ही होती है। तो डियर, माई डियर इज़ डियर। तो यहाँ पर डॉ डॉ शब्द आपने हिंदी में लिखना है, डियर डियर डियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिट्रेशन कौन सा अलंकार है, कि जिसमें पहला पहला अक्षर रिपीट हो जाता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। बहुत से एग्जांपल हैं, मैं स्पेशल आपको अलग से वीडियो में इसको अलग से बताऊंगा। दूसरा होता है एसोनेंस। एसोनेंस को हिंदी में बोलते हैं स्वर साम्य अलंकार। देखते हैं कि इस पोयम में कहीं स्वर साम्य अलंकार ये आया है या नहीं है, एमेंडा पोयम में। देखते हैं क्या होता है। द रिपीटेशन ऑफ द वावल साउंड बट स्टार्टेड विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए कि अभी हमने एलिट्रेशन को देखा था, उसमें क्या हो रहा था, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा था और शुरू में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है कि पहला अक्षर तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन एसोनेंस में क्या होता है, वावल साउंड आता है। वावल मतलब स्वर। फिर बात वही आ गई कि जब भी हम वावल की बात करें तो आपने अंग्रेजी के AEIOU जो वावल होते हैं उनको नहीं देखना, बल्कि हिंदी भाषा के वावल देखने हैं। अभी मैंने बताया था हिंदी में कितने वावल होते हैं, औ से लेकर आव तक, मतलब 11 वावल होते हैं। तो इन 11 में आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि एसोनेंस का मतलब क्या होता है, जब वावल साउंड आएगी, लेकिन उस वावल साउंड से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, मैं अभी एमेंडा पोयम से ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन आप अन्य एग्जाम्पल भी देखेंगे तो अन्य पोयम में आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। तो एसोनेंस क्या होता है, जब वावल साउंड रिपीट होता है। ठीक है, और लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। ठीक है, डोंट हंच यूर शोल्डर सीमेंट। अब देखिए डोंट, डॉ और ओ आ रहा है ना, ओ की मात्रा आ रही है। हंच योर, हम लोग योर बोलते हैं, इसको योर बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, योर। तो यहाँ भी यो के बाद ओ की मात्रा आ रही है। शोल्डर, ठीक है, यहाँ 100 में ओ। तो देखिए सबसे पहला पहला अक्षर तो कॉन्सोनेंट है और बाद में दूसरा अक्षर है वो वावेल है। तो समझ में आया कि एसोनेंस से क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट के बाद वावेल साउंड रिपीट हो तो उसे स्वर साम्य कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। डीपली नॉलेज के लिए मैंने अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ पर आप इसको देखेंगे, क्योंकि अभी यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ओ साउंड रिपीट हो रहा है। आप किसी भी और इस्तेमाल में देखिए, आई मेड माई वे टू लेक, फर्स्ट पहला एग्जाम्पल है मेड, मो है, उसमें एक ही मात्रा लगाई, मे ए आया, मो व्यंजन है, इसके पहले वॉवेल आ गया। फिर वे है, वो में एक ही मात्रा लगाई, तो यहाँ वो पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, सेकंड वॉवेल है। तो ऐसी लेक में पहला लॉ है और फिर ए, लेक। तो समझ में आया, जब वावल साउंड रिपीट होता है तो वहाँ एसोनेंस होता है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। आप तीसरा जाते हैं, तीसरा अक्षर देखते हैं, तीसरा पोएटिक डिवाइस या अलंकार कौन सा है, एनाफोरा। देखते हैं कि इस पोयम में एनाफोरा कहीं रिपीट हुआ है या नहीं। तो एनाफोरा ये आपकी दो पोयम पहले भी हुई थी, द डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पहली पोयम उनमें भी रिपीट हुआ है। अनाफोरा या एनाफोरा बोलते हैं। तो एनाफोरा क्या होता है कि एनाफोरा इज अ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर मैंने तीन तीन डेफिनेशन लिखी हैं, मैं आपका इनका सारांश समरी बता देता हूँ कि जब कोई भी पोयम होती है,
अगर एक से ज़्यादा लाइनों में पहला पहला अक्षर रिपीट हो जाए तो उसे एनाफोरा कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, आपकी एमेंडा पोयम से ही देख लेते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। देखो पहली लाइन में पहला डोंट रिपीट हुआ है और सेकंड में डोंट हंच योर शोल्डर एमेंडा। तो मतलब अगर दो से एक या एक से ज़्यादा पोयम पंक्तियों में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो, अभी क्या हो रहा था कि इससे पहले अक्षर रिपीट हो रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहे हैं, वर्ड रिपीट हो रहे हैं, डोंट डोंट। तो जब एक से ज़्यादा पंक्ति में वर्ड रिपीट हो और वो रिपीट शुरू में होनी चाहिए, याद रखना कि फर्स्ट में अगर रिपीट हो तो उसे अनाफोरा बोलते हैं। ऐसी आपकी पोयम थी यह, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहेंगे कि दुनिया का अंत किससे होगा, आग से। कुछ कहते हैं कि आइस मतलब बर्फ से। तो सम से, तो देखो पहली पहली लाइन रिपीट हो रही है, पहला पहला शब्द रिपीट हो रहा है। तो जब किसी भी पंक्ति में पोयम में पहला पहला अक्षर रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनाफोरा या अनाफोरा कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं, जैसे एवरी डे एवरी नाइट इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो ये एक ही पंक्तियाँ हैं। एवरी डे पहला शब्द रिपीट हो रहा है, एवरी नाइट पहला पढ़ते इन एवरी वे। तो समझ में आया, जब पहला पहला अक्षर एक से अधिक पंक्तियों में रिपीट होता है उसे अनाफोरा बोलते हैं, अनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच। तो देखते हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आप देखो एनाफोरा का ही अपोजिट एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, यह भी सभी बच्चों के लिए नया है और इसको बोलते हैं एपीफोरा। एपीफोरा या एपिस्ट्रफी भी बोलते हैं, एपीफोरा या एपिस्ट्रफी। ठीक है, ये क्या होता है इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने बोला था एनाफोरा में क्या होता है कि किसी भी पोएम में पहला पहला अक्षर रिपीट होता है, यह डोंट डोंट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जहाँ पर एपीफोरा होता है इसमें लास्ट लास्ट का अक्षर रिपीट होता है। अगर एक ही पोएम में बार बार लास्ट में एक ही वर्ड रिपीट हो जाए या फ्रेज रिपीट हो जाए, कुछ शब्दों का समूह रिपीट हो जाए, तो उसको एनाफोरा का अपोजिट लिखा है ना, एपीफोरा इज ए काउंटर पार्ट, इट्स मीन अपोजिट ऑफ एनाफोरा। एनाफोरा का अपोजिट होता है ये। एनाफोरा में शुरू में रिपीट होता है और एपीफोरा में लास्ट में रिपीट होता है। तो बहुत आसान है एपीफोरा को पहचानना। तो देख लेंगे, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। देखो एमेंडा लास्ट में है, डोंट यूर एमेंडा, एमेंडा लास्ट में है। अब एक ध्यान दीजिए, इसी से मिलता हुआ एक फिगर ऑफ स्पीच और होता है, कहीं बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ पर नोट लगाया है, एपेस्ट्रॉफी और इससे इपिस्ट्रॉफी। एपेस्ट्रॉफी मतलब संबोधन। देखिए इस पोयम में दो अलंकार हैं, एक तो यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी भी है क्योंकि एपेस्ट्रॉफी का मतलब संबोधन, ये संबोधन का निशान होता है। तो लेकिन यहाँ पर संयोग है कि एक साथ दो अलंकार भी इस पोयम में हैं, एपेस्ट्रॉफी भी है और इपिस्ट्रॉफी भी है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। एपेस्ट्रॉफी बहुत आसान है, वहाँ पर संबोधन का निशान लगा रहेगा। इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे। किसी को बुलाना है, ओ जैसे एग्जाम्पल लिखा, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय। तो एपोस्ट्रॉफी में अगर ये सीधे साइन लगाए तो यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी भी होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एपीफोरा को इपिस्ट्रॉफी बोलते हैं और अपोस्ट्रॉफी अलग होता है, अपोस्ट्रॉफी अलग है। तो आपका पांचवा पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सभी बच्चे इनको नोट कर लेंगे जो नाइन्थ हैं, नाइन्थ से ज़्यादा 11th और बीए बीएससी बीकॉम में जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फिफ्थ पोएटिक डिवाइस जो इस पोयम में रिपीट हुई है, लेकिन सभी के लिए यहाँ पर बहुत सी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप वहाँ से टच करते हैं। रिपीटेशन। अब देखिए रिपीट मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना। ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी सेम एक जैसे वर्ड हैं रहे हैं। तो रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। जब एक ही पोयम में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो जाए उसे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंस योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। देखिए इस पोयम में इस स्टेंजा में तीन तीन एक साथ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। सबसे पहले क्या था अभी, एपीफोरा, सेकंड अपोस्ट्रोफी और थर्ड रिपीटेशन। अब देखो रिपीटेशन मतलब एक ही पोयम में एक ही स्टेंजा में एक से ज़्यादा बार इसमें एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन मतलब, तो यहाँ पर इस स्टेंजा में एक साथ अभी हमने देखा कि तीन यूज हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रोफी भी था और यहाँ पर एपीफोरा भी था और इसी में रिपीटेशन भी है। रिपीटेशन का मतलब जब एक ही पोयम में कोई भी एक ही लाइन में एक ही पोयम में स्टेंजा में कोई शब्द बार बार रिपीट हो जाए। तो इस स्टेंजा में तीन
कौन से यूज हुए हैं, 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। और कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज रोस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज एज ऑफ द विजडम, इट वाज एज ऑफ द फुलिशनेस। मैंने क्या बोला कि जब कुछ ही पंक्ति में कुछ वर्ड बार बार रिपीट हो जाए उसे रिपीटेशन भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर भी इपीफोरा भी है, क्योंकि लास्ट में ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। देखिए ना, ऑफ टाइम, तो यहाँ पर भी दो रिपीटेशन और इपीफोरा लगभग सेम हो रहे हैं, है ना। तो इट वाज ए बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज अ रोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पर भी दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन भी है, क्योंकि दो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पर इपीफोरा भी, इपीफोरा का मतलब ये बताया था कि अगर किसी पंक्ति के लास्ट में कोई शब्द बार बार क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। और यहाँ पर देखिए एनाफोरा भी है। इट वाज अगर शुरू में रिपीट होते हैं तो वहाँ पर एनाफोरा होता है, लास्ट में रिपीट होता है इपीफोरा होता है, और बार बार रिपीट हो जाते हैं तो उसे रिपीटेशन बोलते हैं। तो बहुत तीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप अन्य एग्जाम्पल देख लेंगे और आगे बढ़ते हैं। चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिमली, और यह तो बहुत ही आसान है। सिमली अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, जिसको उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा मतलब होता है समानता, किसी की समानता, मतलब किसी से तुलना करना। ध्यान दीजिए, जब हम किसी से तुलना करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो बहुत आसान है हिंदी में तुलना। मैंने कहा कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जीवन जिंदगी एक सपने जैसी है। अब देखिए यहाँ पर तुलना हो रही है, जिंदगी तुलना सपने से हुई है। लीव लाइक ए एंजल, किससे तुलना, किसकी तरह रहो, जियो। एंजल माने भगवान देवता की तरह जियो। हर फेस इज लाइक ए मून, उसका जीवन किसके जैसा है, उसका चेहरा मून, मून मतलब चंद्रमा जैसा है ना। तो यूअर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज ए मड, उसका एक्सप्लेनेशन, तुम्हारा स्पष्टीकरण या तुम्हारा जो बातें थी वो बिल्कुल कीचड़ जैसी है, मतलब बहुत गंदी है, मतलब बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर किससे तुलना हुई है, दो चीज़ों की तुलना हो रही है। तो सिमिली की डेफिनेशन है दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में जब दो तुलना की जाती है, लेकिन उनमें तुलना करने के लिए एक वर्ड, दो वर्ड अंग्रेजी में यूज किए जाते हैं। उसको याद रखना है, लाइक और एज। जब किसी भी पंक्ति में लाइक और एज आपको दिख जाए तो बिना सोचे समझे वहाँ पर आप सिमिली फिगर ऑफ स्पीच डाल देना। इट्स मीन वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और यहाँ पर हिंदी में अगर देखेंगे उसका मतलब होगा जैसा या के समान, के समान। तो यहाँ पर दो फिगर ऑफ, दो वर्ड आपको ट्रिक बता दी हैं। किसी भी पोयम में अगर आपको किसी भी लाइन में लाइक और एज वर्ड दिख जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, कौन सा अलंकार बोलते हैं, सिमिली अलंकार। मतलब दोनों के बीच में तुलना करने के लिए जब दो वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख लीजिए। डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप इनको देखेंगे, ठीक है। सिमिली का ही थोड़ा रूप अलग अलंकार है, सिमिली का ही जब विस्तृत रूप है उसको बोलते हैं मेटाफर, हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। आप देखिए कि रूपक अलंकार क्या होता है, यहाँ पर भी तुलना की जाती है, सेम है। सिमिली में तुलना करने के लिए लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है, और मेटाफर में आपको, आप एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने भी हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें आप देख सकते हैं। तो मेटाफोर में जब क्या हो जाए, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन तुलना करने के लिए लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर मेटाफर का यूज होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तुलना कर देते हैं, हम उन दोनों के बीच में अंतर ही नहीं समझ पाते। इट्स मीन हम उसको वही मान लेते हैं। देखिए सिमिली में हमने क्या किया था, हम दोनों के बीच में अंतर कर रहे थे कि जैसे ही इज़ एज गुड एज गोल्ड, वह उतना अच्छा है जैसे कि गोल्ड, मतलब हमको सोना भी दिख रहा है और अच्छाई भी दिख रहा है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना हो रही है, तो दोनों में हम अंतर कर पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए मेटाफर में, यहाँ हम तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी ज़्यादा तुलना कर दे रहे हैं कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको पता ही नहीं चल पा रहा, हम उसको वही मान दे रहे हैं। तो जो एमेंडा पोयम में भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पर उसने तुलना क्या की है, आई एम ए रूपंजल, मैं एक रूपंजल हूँ, आई हैव नॉट ए केयर। तो उसने अपनी तुलना किससे कर दिया, रूपंजल मतलब एक परी थी जर्मनी टेल में, है ना। जर्मन की एक लोक कथा है, उसमें एक कहानी में रूपंजल एक नामक की एक परी थी, उससे तुलना कर दी, मतलब उसने अपने को रूपंजल मान लिया। और किसने, एमेंडा ने। और यहाँ कह रही है कि आई एम ए मरमेड, और मैं एक जल परी हूँ, जल परा हूँ, ठीक है। वो क्या कह रही है कि मैं एक परी हूँ, तो उसने अपनी तुलना सीधे परी से कर दी, मतलब उसको ही मान लिया है। तो ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, कहा कि वह चमकता हुआ तारा है,
तारे जैसा है, अगर ही इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार होता तो ये क्या हो जाता, सिमिली अलंकार हो जाता है। लेकिन ही इज़ शाइनिंग स्टार, वह चमकता हुआ तारा है यहाँ पर, मतलब उसको जब बहुत ज़्यादा तुलना कर देते हैं, हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार, अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, मेटाफर अलंकार। तो हिज माई टीचर इज एंजल, मेरी टीचर एंजल है। मेरे टीचर कैसे हैं, एंजल के समान है, देवता के समान है। माई मदर हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड, अरे मेरी माँ का दिल कैसा है, मेरा माँ का दिल सोने से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर लाइक का यूज हुआ है तो सिमिली अलंकार हो जाएगा। अब होता अलूजन। अलूजन और एक एल्यूजन, दो शब्द होते हैं। एल्यूजन मतलब होता है भ्रम या धोखा हो जाना, ठीक है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, हिंदी में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्यूजन मतलब होता है संकेत। अब हम संकेत की बात करते हैं, तो संकेत में हम देखेंगे कि एल्यूजन एक, हाँ, तो एल्यूजन मतलब होता है संकेत, और आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड होता है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम या धोखा, ठीक है, किसी चीज़ में धोखा खा जाना। तो एल्यूजन एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब जानबूझकर या अनजाने से किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, और इतिहास से रिलेटेड किसी इंपॉर्टेंट बात के बारे में, तो हम क्या करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा उसके बारे में बातें करते हैं। तो बहुत आसान है, जब हम कोई पंक्ति में, किसी पंक्ति में इतिहास से रिलेटेड कोई बातें करें, किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई बातें करें, कोई इंपॉर्टेंट घटना है, जैसे पानीपत का युद्ध ये हुआ था, तो उसके बारे में हम संकेत, हम कुछ बात करें तो उसको मतलब संकेत माना जाएगा, ठीक है ना। तो एलुजन का यूज होता है, उससे बोलते हैं संकेत अलंकार, संकेतात्मक अलंकार, ठीक है। बहुत आसान है इसको पहचानना भी। देखिए कैसा कह रहा है कि हम, मैंने यहाँ पर कहा है, दो जगह है। आई एम ए मरमेड, मरमेड मतलब मैंने बताया कि, मैंने क्या बताया था यहाँ पर, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी घटना के बारे में। मरमेड क्या होता है कि एक कहा कथा थी कि एक जल परी थी, एक जल परा था, ठीक है। तो हमने उसको रिपीट कर दिया किसके द्वारा, एमेंडा के द्वारा। एमेंडा कह रही है कि मैं मरमेड हूँ, मतलब एक ऐतिहासिक घटना से रिलेट, अपने को रिलेट कर रही है, या अपने से घटना, मरमेड पर्सन से भी रिलेट कर सकते हैं। कि जब हम किसी की अपने पंक्ति में, अपने शब्दों में कोई कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में, कोई लेजेंड, कोई महान व्यक्ति के बारे में बातें करें, या कोई इतिहास या आर्ट साहित्य से रिलेटेड कोई बातें करें, तो वहाँ पर वहाँ एलुजन अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उसने कहा कि आई एम ए रूपेंजल, मैं रूपंजल हूँ। तो ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बताया, किसी पर्सन के बारे में इसने कह दिया ना, पर्सन, आई में रूपंजल है, हैव नॉट गेम। अमेंडा कह रही है कि मैं रूपेंजल हूँ, तो इसमें कौन सा अलंकार है, एलुजन। तो रूपंजल कौन थी देख लेते हैं, कि एक गोल्डन हेयर गर्ल इन द जर्मनी फेयर टेल, कि जो जर्मनी की कहानी है, वहाँ की एक सुनहरे बालों वाली एक लड़की थी, हु आज इम्प्रेजेंट इन द टावर बाय ए विच, जिसको विच मतलब होता है जादूगरनी, एक जादूगर ने इम्प्रेजेंट मतलब होता है जेल में डाल दिया था। तो रूपंजल क्या है, एक सुनहरे रंग बिरंगी बालों वाली, सुनहरे पीले कलर के बालों वाली एक लड़की थी, और उसको एक बहुत बड़ी मंजिल में, बहुत बड़ी इमारत के अंदर, ऊंची इमारत के अंदर एक जादूगरनी ने जेल के अंदर डाल दिया था। और उसकी रक्षा किसने की थी, रेस्क्यूड बाय प्रिंस हु एंटर्ड द टावर क्लाइंबिंग द लॉन्ग हेयर, जो उसके सुनहरे बाल बहुत लंबे थे और उसने एक बार टावर से नीचे को फैलाए हुए थे, तो उन्हें पकड़कर एक राजकुमार वहां आया, और उसने उसको खिड़की के रास्ते अंदर आया, उसके बालों को पकड़कर और उसको चुरा कर ले गया। तो देखिए ये ऐतिहासिक घटना है। अभी मैंने बताया था ना, जब हम किसी पंक्ति में क्या करते हैं, हिस्टोरिकल घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसे एलुजन बोलते हैं, संकेतात्मक अलंकार। और आज की जो पोयम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और एमेजरी, लास्ट पोएटिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच एमेजरी। तो एमेजरी एक पोएटिक डिवाइस है, और 9 पोएटिक डिवाइस हो चुकी हैं। तो एमेजरी देखिए, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां या सेंसेस होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। जैसे हम टच करना, स्पर्श करना, टेस्ट मतलब स्वाद चखना, स्मेल मतलब सूंघना, साउंड मतलब सुनना कान, और साइट मतलब देखना आँख। तो हम जब इन चीज़ों के द्वारा अपने दिमाग में कोई चित्र बना लेते हैं, जब हम कोई घटना देखते हैं इन 5 जो सेंस के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर एमेजरी होता है, ठीक है। तो एमेजरी का मतलब क्या बताया था कि जब हम किसी भी प्रकार की स्पर्श, स्वाद, गंध, आवाज़ से कोई भी कल्पना करते हैं, और उसके बारे में अपने मस्तिष्क में एक हम चित्र बना लेते हैं, तो उसको एमेजरी अलंकार होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एमेजरी पोएटिक डिवाइस होती है।
अब मैंने कहा ना कि देखो एक बड़ा सा हाथी आ गया, तो आप लोग कल्पना करेंगे कि हाथी का चित्र आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इमेज इमेज आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, इमेज मतलब होता है फोटो या कल्पना करना, चित्र बना लेना। तो ठीक है कि इमेजरी यूज्ड मेक रीडर्स फील थिंग्स बाय यूजिंग देयर फाइव सेंसेज। जब हम पांच सेंस में से किसी भी सेंस का यूज़ कर कर अपने दिमाग में किसी बारे में सोचते हैं, तो हमारे नेचुरली कि हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड कोई बातें आ जाती हैं और वो चित्र बन जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो बहुत आसान है इसको पहचानना भी। जब हम किसी भी पोयम में कल्पना के बारे में बातें करें, तो वहाँ पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होता है, मतलब कल्पनात्मक। तो द पोइट हैज़ गिवन विजुअल डिस्क्रिप्शन क्रिएट मेंटल पिक्चर, एक वर्ड मतलब मानसिक चित्र बन जाता है। जब हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है, ठीक है, हम किसी की चीज़, हमने कहा नदी, देखो नदी बह रही है, तो हमें दिमाग में नदी का चित्र बन जाता है कि एक नदी ऐसे बह रही है। तो देखो यही एक हमने कल्पना कर ली, तो यही क्या है, इमेजरी है। तो बहुत आसान है इमेजरी को पहचानना भी। कवि हमेशा कल्पना ही करते हैं, इमेजरी का बहुत यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे मैंने बोला द किटन्स फर इज़ मिल्की। फर मतलब होता है बाल, जो किटन के बाल हैं वो बिल्कुल मिल्की मतलब दूध जैसे हैं, सुनहरे हैं। देखो सम से द वर्ल्ड विल फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, तो हम कल्पना कर लेंगे कि दुनिया जल रही है आग से, है ना। हिज वर्ड्स फेल्ट लाइक ए डैगर ऑफ द माई हार्ट, उसके शब्द मेरे दिल में एक कटार, डैगर मतलब खंजर, तलवार की तरह चुभ रहे हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वो मुझे स्कॉल्ड कर रहा है ना। तो यही एक इमेजरी होता है। तो बच्चों काफ़ी तेज़ मुझे पढ़ाना पड़ा क्योंकि समय कम था, और मैंने कोशिश की कि कम शब्दों में आपको यह बताया जाए। लेकिन यह एमेंडा जो पोयम है उसमें यह फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए थे। लेकिन अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझना है, तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, और उस पे आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और समझ में आया है तो ज़रूर अच्छी कमेंट भी कीजिएगा, और अगर गलत भी आया है तो भी मुझे सुझाव दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो में मैं ऐसा कर सकूं। लेकिन याद रखना कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बच्चे के लिए, जो 9th से लेकर बड़ी क्लासों के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।